माय डियर लीगल एस्पिरेंट, दिस इज़ द पार्ट 6 जहाँ पे हमारे रिमेनिंग सेक्शंस जो हैं अप टू 158 तक, आज सभी सेक्शंस को हम इसमें ख़त्म करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं अप टू ऑर्डर 21 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज ऑर्डर 26 को भी हम इसके साथ में और ऑर्डर 27 दो ऑर्डर्स को भी इसके साथ कवर करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ आपकी प्री की इम्पॉर्टेंट तैयारी हो जाए। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का क्विक रिवीजन सीरीज जो है अब तक टोटल 5 पार्ट हम लेके आ चुके हैं और इन 5 पार्ट्स के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप वहां जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने टोटल एक पार्ट और बनेगा पार्ट 7, ठीक है, 7 पार्ट में मुझे क्विक रिवीजन ही कराना होता तो मैं इसे एक वीडियो में भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन जहाँ से भी पॉसिबिलिटी है टोटल ये 7 घंटे की मुश्किल से बनेंगे और इसको अगर आप 1.5x की स्पीड पे देखेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। सो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, प्लीज़ डोंट मिस दिस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, जो कि ऑर्डर नंबर 26 के साथ इसको पढ़ना है आपको। 75 से 78 तक आपको सेक्शंस हैं और ऑर्डर 26 है। देखिए, कमीशन कब अपॉइंट होते हैं, कमीशन्स अपॉइंट करने के लिए क्या क्या पर्पज हो सकते हैं, यहाँ से एक MCQ आपका बन सकता है। टू एग्जामिन अ पर्सन, तो रूल 1 से लेके रूल 8 तक जब आप पढ़ते हैं ऑर्डर 26 का, तो ये बात करता है इसके बारे में कि पर्सन के एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे जब कमीशन इशू होता है। टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, इसे पढ़ा जाता है रूल 9 और 10 के साथ। देन टू एग्जामिन और एडजस्ट द अकाउंट्स, रूल 11 एंड 12। एंड टू मेक द पार्टीशन, देखिए जब पार्टीशन किया जाता है तो इसके लिए रूल नंबर 13 और 14 है, 13 एंड 14। अब पार्टीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं अंडर सेक्शन 54 कि कौन करता है, कलेक्टर करता है। टू मेक पार्टीशन, यहाँ पे एसेट्स का एक वैल्यूएशन किया जाता है और कोर्ट को कमीशन एक वो देता है अपना प्लान कि आप इस तरह से इनका पार्टीशन कर सकते हैं जिससे कि सबके शेयर्स बराबर रहेंगे, और कोर्ट फिर उस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन से पार्टीशन का डिसीजन लेता है। टू होल्ड अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, ये आपको रूल 10A इसके लिए आपको पढ़ना है। आपको ध्यान होगा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में ओपिनियन एक्सपर्ट आता है, तो कहीं ना कहीं ये वही बात कह रहा है। टू कंडक्ट सेल ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके, पेरिशेबल नेचर की अगर प्रॉपर्टी है तो उसको अगर सेल करना है उसके लिए कमीशन अपॉइंट हो सकता है। कोई मिनिस्ट्रियल एक्ट परफॉर्म करने के लिए भी कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है, ये हम रूल 10B में भी पढ़ेंगे ऑर्डर 26 में, ठीक है। तो ये आपके पर्पज हैं, इनको हम ऑर्डर के साथ ही पढ़ेंगे। 2 सेक्शन और कवर कर लेते हैं एक बार। तो 75 तो बताता है कि व्हेन कमीशन कैन बी इशू, पर्पज क्या होंगे। अब कमीशन टू अनदर कोर्ट, अब मान लीजिए कभी कमीशन जो है एग्जामिनेशन किसी पर्सन के लिए वो किसी दूसरे कोर्ट को इशू किया जाता है जो कि किसी दूसरे स्टेट में सिचुएट करता है, तो बट वो वहाँ का हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिस व्यक्ति का आप एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, जिस पर्सन को आपको एग्जामिन कराना है, दैट पर्सन शुड रिजाइड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। मान लीजिए हरियाणा के रोहतक की कोर्ट ने कोई क्या किया है, कमीशन इशू किया है। अब ये कमीशन किसको भेजा जाएगा, कोई एक व्यक्ति है जो रहता है कहाँ पे, ग्वालियर में मान लीजिए रहता है MP में, तो ग्वालियर के MP में जिस व्यक्ति को जो विटनेस है उसको एग्जामिन कराने जो कमीशन भेजा जाएगा वो इस कोर्ट को भेजा जाएगा जिसके जुरिडिक्शन में वो रहता है। अंडरस्टूड। तो ये और जो कमीशन रिसीव करेगा वो उसको इसी तरह से एक्ट करेगा जैसे कि मान लो वो उसी ने इशू किया है। 77 ऑलवेज रीड इट 166A 166B ऑफ CRPC के साथ कंपेयर करके ही पढ़ना इन सब चीज़ों को। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई कमीशन इशू जो के हैं वहाँ पे इन लीव ऑफ इशू कमीशन कोर्ट में इशू ए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन ए विटनेस
रेजाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया, ठीक है, तो 166A आएगा स्पेशली इसके लिए, जहाँ पे इंडियन कोर्ट एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजती है किसी फॉरेन कोर्ट को, और 178 को एक्चुअली पढ़ा जाना चाहिए 166B के साथ, और आपका 77 है 166A। तो ये बात करता है जब फॉरेन में आपको कोई कोर्ट को आपको क्या करना है, किसी फॉरेन कोर्ट ने कोई कमीशन इशू कर दिया है किसी इंडियन कोर्ट के लिए, ये रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज़ के हिसाब से होता है, जिससे ऐसी ट्रीटी होती हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट में सारा काम होता है। तो 75 से 78 इतना ही जान लें आप। अब इसके ऑर्डर को समझते हैं। अभी तक आपने सेक्शन 75 से लेकर के 78 तक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग देखी। तो 75 में क्या बताया गया था कि कमीशन क्यों इशू किया जाता है, पर्पज बिहाइंड दैट। तो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 75। ऑर्डर 26 में टोटल रूल 1 से लेकर के रूल 22 तक, यानी कि टोटल 22 रूल्स हैं। सबसे पहले आते हैं हम रूल 1 से लेकर के रूल 8 तक। ये बात करता है कमीशन टू एग्जामिन द विटनेसेस, ठीक है। सेक्शन 75 में अगर आप देखेंगे तो उसका क्लोज ए जो है वो इसी की बात कह रहा है कि टू एग्जामिन एनी पर्सन। अब ये क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड पहले पूछा जा चुका है एमपी जुडिशरी में, ठीक है। केस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन अ विटनेस, ठीक है। अब कब किया जा सकता है, कमीशन कैन नॉट बी इशूड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड आल्सो नॉट फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशूज। एक इस स्टेटमेंट को सबसे पहले आप नोट कर लें। द कमीशंस कैन नॉट बी इशूड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एंड आल्सो नॉट फॉर फ्रेमिंग ऑफ इशूज। जो स्टेटमेंट मैंने बोला आपने नोट कर लिया होगा, ये आपको जरूर याद रखना है। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन एंड इंटेरोगेटरीज। कहाँ थी इंटेरोगेटरीज, ऑर्डर 11 में थी। अदरवाइज ऑफ एनी रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन हु इज एग्जेम्प्टेड अंडर दिस कोड। अब एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ पे है, सेक्शन 132 एंड सेक्शन 133। यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन बताई गई हैं। 132 में महिलाओं को एक्सेप्शन दिया गया है कि वो एग्जेम्प्ट हैं, कि दे नीड नॉट टू कम इनटू द कोर्ट फॉर द विटनेसिंग। एंड 133 में आपका कुछ लिस्ट दी गई, टोटल 11 कैटेगरीज हैं वहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड है। प्रोवाइजो कहता है कमीशन फॉर एग्जामिन ऑन इंटेरोगेटिव शैल नॉट बी इशूड अनलेस कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड। रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए ऑर्डर फॉर एग्जामिनेशन, ऑर्डर फॉर कमीशन एंड ऑर्डर फॉर इशू ऑफ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस मे बी मेड बाय कोर्ट ईदर बाय इट्स ओन मोशन। कैसे किया जाए, तो खुद से या ऑन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एफिडेविट, ठीक है। तो ये आपको जहाँ जरूर ध्यान देना है, इन दो चीज़ें, ये दो तरीके हैं जिनसे ऑर्डर दिया जा सकता है। वेयर विटनेस रिजाइड विद इन कोर्ट जुरिस्डिक्शन, पर्सन फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में इशू। अब जो 4 है ये बताता है आपको कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए इशू किया जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोकल जुरिस्डिक्शन के से लिमिट से बाहर रहता है, उसके लिए कर सकते हैं। एनी पर्सन हु इज इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एंड हु कैन नॉट बी इन ओपिनियन ऑफ कोर्ट अटेंड विदाउट डिट्रीमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अब भाई पब्लिक सर्विस के बिना, से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अगर वो आ सकता है, नहीं आ सकता बंदा, मान लीजिए कोई अभी सोल्जर है एंड ही कैन नॉट कम फ्रॉम द बॉर्डर टू अटेंड द कोर्ट, तो उस टाइम पे किया जा सकता है। तो इस टाइप की कंडीशन है जब किया जा सकता है। फॉर ए कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। हम पहले पढ़ रहे थे बियॉन्ड द लोकल लिमिट, और ये बात करता है विद इन लोकल लिमिट की। कमीशन और रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन इंडिया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की हमने बात की थी। तो इसको सीआरपीसी में भी अगर आप देखेंगे तो 166A के साथ पढ़ा जाना चाहिए। ये 77 में पढ़ते हो और 78 CPC में भी आप पढ़ते हैं इसके बारे में। कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन। अब कमीशन रिटर्न कैसे होगा, जो 7 है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी। अब क्वेश्चन क्या रहता है हम उसकी बात कर लेते हैं। वेयर अ कमीशन हैज़ बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड इट शैल बी रिटर्न टुगेदर विद द एविडेंस टेकन अंडर इट टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड। जिस कोर्ट ने इसको इशू किया था, काम खत्म होने के बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड किए उनके साथ उसी कोर्ट को लौट जाएगा। अनलेस ऑर्डर फॉर
issuing the commission has otherwise directed, in which case the commission shall be returned in terms of such order. अगर कोई अलग से आदेश दिया गया तो उस हिसाब से the commission and the return thereto and the evidence taken under it shall be subject to provision of रूल 8. तो एविडेंस के साथ में लौटेगा उसी कोर्ट को. स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है. नाउ रूल 8, व्हेन डिपोजिशन में बी रीड इन एविडेंस. देखिए जो कमीशन ने एविडेंस लिया है, ठीक है, दैट शैल नॉट बी रीड एज एविडेंस इन सूट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी अगेंस्ट हुम द सेम इज ऑफर्ड. पार्टी की कंसेंट चाहिए वहाँ पे, यानी कि डिपोजिशन जो कमीशन की हैं, जो कमीशन ने वहाँ पे वो दिया अपना ओपिनियन, उसको एविडेंस में कब रीड किया जाएगा. अब आ जाइए रूल 9 और 10. रूल 9 और 10 दोनों बात करते हैं लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए. लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए याद रखिएगा रूल 9 और 10. एक तो यहीं से एक बेसिक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, ठीक है, कि लोकल कमीशन का कहाँ पे दिया गया है. देखिए 9 कहता है कमीशन टू मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन. लोकल इन्वेस्टिगेशन कैसे होती हैं? जो मैसने प्रॉफिट वगैरह के लिए है, जहाँ पे पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री हो वहाँ पे. अब प्रोवाइजो इसका इंपॉर्टेंट है, दैट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड रूल्स एज टू द पर्सन टू हुम सच कमीशन शैल बी इशूड, कोर्ट शैल बाउंड बाय सच रूल. यानी कि यहाँ कोर्ट का फुल डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के रूल प्रिवेल करेंगे. नाउ रूल नंबर 10, प्रोसीजर ऑफ कमिश्नर. द कमिश्नर आफ्टर सच लोकल इंस्पेक्शन, जो भी कमिश्नर होगा कमीशन का, ही डीम्स नेसेसरी एंड आफ्टर रिड्यूसिंग टू राइटिंग. अब वो जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो रिपोर्ट तैयार करेगा, राइटिंग में करेगा, ठीक है, एंड शैल रिटर्न सच एविडेंस टुगेदर विद हिज रिपोर्ट इन राइटिंग साइंड बाय हिम टू द कोर्ट. उसके नीचे अपने साइन करके कोर्ट में सबमिट कर देगा. अंडरस्टूड. तो ये आपका रूल 9 और 10 इतनी ही बात कह रहे हैं. उसके बाद आ जाइए आप कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. आपको जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की बात की जाती है, ठीक है. तो 10A जो है यहाँ पे एक रूल इंसर्ट किया गया था, ये किया गया था 1976 के अमेंडमेंट में, ठीक है, कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. और ये सेम इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पहले MP जुडिशरी के 2019 में जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था तब पूछा जा चुका है, ठीक है. वेयर एनी क्वेश्चन अराइजिंग इन अ सूट इन्वॉल्व्स इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन विच कैन नॉट बी इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट बी कन्वीनियंटली कंडक्टेड बिफोर द कोर्ट. भाई कोर्ट के सामने वो काम नहीं किया जा सकता है, तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये कमीशन इशू कर देगा कि उसमें इंक्वायरी की जाए और उसके एक कमीशन इशू कर दिया जाएगा स्पेसिफिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए. अब यहीं पे 10B हुआ बाद में मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए, और 10C हुआ है कमीशन फॉर सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. 10A, 10B, 10C इंडेक्स्ड बेस आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपका MCQ बन सकता है. कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स. कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स आपका कहाँ पे दिया गया है? देखिए इस तरह की चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए MCQ क्वेश्चन बनाती हैं, तो इंडेक्स बेस्ड ही बनाती हैं. तो इंडेक्स बेस्ड इन चीज़ों को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है. हम कहते हैं कमीशन टू एग्जामिन दी अकाउंट्स, तो इसके लिए दिया गया रूल 11 एंड 12, दो रूल यहाँ पे दिए गए हैं. देन कमीशन टू मेक पार्टीशन. कमीशन टू मेक पार्टीशन में क्या है कि कमीशन इशू किया जा सकता है इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 54. सेक्शन 54 वाला नहीं होना चाहिए अगर कोई प्रिलिमिनरी डिग्री है. अब देखिए सेक्शन 54 क्यों नहीं है यहाँ पे? कलेक्टर का काम है एज पर सेक्शन 54. कौन पार्टीशन कराता है? कलेक्टर कराता है. देखिए कलेक्टर का काम है यहाँ पे डिक्री के एग्जीक्यूशन में कराना, और ये कमीशन हो रहा है कि मान लीजिए A, B और C तीन भाइयों के पार्टीशन का एक मुकदमा चल रहा है. यहाँ से एक रोड जा रही है और यहाँ इनकी ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन इस तरह से इनकी ज़मीन है. अब कौन सा हिस्सा किसको कहाँ मिलना चाहिए कि भाई कि जो पीछे अगर ऐसे पार्टीशन आपने कर दिया तो जो रोड से दूर है उसको तो कुछ नहीं मिला, उसका तो ज़मीन का वैल्यू कम हो गया. तो कमीशन अपॉइंट किया जाता है कि
प्लान पेश करता है कोर्ट के सामने कमीशन कि ऐसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस 3 तरह से हम, या मतलब जितना भी नंबर ऑफ उनके पास वो रहेगा, इस तरह से पार्टीशन किया जा सकता है कि सबको इक्वल एसेट्स मिल जाए। ये पर्पज होता है पार्टीशन का कमीशन इशू करने के लिए। देन जनरल प्रोविजंस दिए गए हैं, एक्सपेंस ऑफ कमीशन टू बी पेड इनटू द कोर्ट, कोर्ट में खर्चा जमा कराना पड़ेगा, जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए वो कराएगा। पावर क्या होंगी भी, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है, पार्टीज को एग्जामिन करने के लिए बुला सकता है, डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर सकता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू बिफोर कमिश्नर, देखिए जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड होते हैं वो ऑब्जेक्शन किसने किया, क्या ऑब्जेक्शन किया, ये सारी चीज़ें राइटिंग में कमिश्नर को लिखनी होती हैं। अटेंडेंस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर कमिश्नर, ठीक है, तो इसको भी इंडेक्स बेस देख लीजिएगा। अब आ जाइए 18A और 18B। 18A कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स एंड कोर्ट टू फिक्स अ टाइम फॉर रिटर्न ऑफ द कमीशन। ये दोनों के दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कोर्ट जो समन इशू कर रहा है वो एक डेट फिक्स कर देगा कि इससे पहले रिटर्न हो जाना चाहिए। अब डेट सेल नॉट बी एक्सटेंडेड एक्सेप्ट वेयर कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, भाई वो डेट तब तक नहीं एक्सटेंड की जाएगी। तो आपसे समय सीमा पूछी जा सकती है, तो कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, जो न्यायालय यहाँ पे उपयुक्त समझेगा उस समय सीमा को निर्धारित कर सकता है। कोई एक्ट में ऐसा बाउंड डेज यहाँ पे नहीं दिया गया है। कमीशन इशूड फॉर द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल, 19 से आगे आपका जो आ जाता है ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, ठीक है। 20 एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ कमीशन, हाई कोर्ट में इशू कमीशन अंडर रूल 19, जब फॉरेन के लिए है तो वहाँ पे कौन इशू करेगा, हाई कोर्ट करेगा, अदरवाइज कोई भी कोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब 19 में जो होगा कौन इशू करेगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कौन इशू कर सकता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये आपका ऑर्डर 26 था, जिसे हमने सेक्शन 75 टू सेक्शन 78 सेक्शंस रीड विद ऑर्डर 26, जो कि कमीशन से रिलेटेड बात करता है। इंडेक्स बेस्ड कमीशन पूछा जा सकता है कि इस ऑर्डर में कमीशन का प्रोविजन दिया गया है। कमीशन में जो इंपॉर्टेंट रूल हमने डिस्कस किए उससे भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम अपने सेक्शन 79 के ऊपर। सेक्शन 79, अब एक बार हम पूरे सेक्शन कवर करेंगे और फिर ऑर्डर्स में आएंगे। अब इससे आगे हम सारे सेक्शंस को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि इस सेक्शन क्या कहना चाहता है। देखिए, पार्ट 4 सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, सेक्शन 79 टू 88। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें तो 79, 80, 83 एंड 88, 4 ही सेक्शन है जो आपके इंपॉर्टेंट हैं MCQ पॉइंट से, बाकी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, सूट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट आपका ऑर्डर नंबर 27 में पूछा जाता है। 79 में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस किया गया है तो यूनियन ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, ये कहाँ बताया गया है, सेक्शन 79 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा एज पर सेक्शन 79 सेंट्रल गवर्नमेंट में केस करो, क्या लिखोगे, यूनियन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 2। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना है तो हु विल बी डिफेंडेंट, यूनियन ऑफ इंडिया। हु विल बी प्लेंटिफ इज सूट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया। अगर यहीं पे स्टेट के अगेंस्ट में है तो कौन होगा, द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट पे है तो स्टेट, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो द यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 80 में, जूही चावला वाला केस आप सबको याद होगा, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला के ऊपर अराउंड 20 लाख रुपीज़ का जो जुर्माना लगाया था, जो 5G के टावर को लेके मैडम आ गई थी। हमने उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, पढ़िएगा आप। आपको कोर्ट फी, नोटिस, सेक्शन 79, 80, इस सारे के सारे सेक्शन आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो यहाँ पे क्या है कि नोटिस देने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या याद रखना है। सबसे पहली बात तो हम नोटिस देंगे किसको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप नोटिस किसको दोगे। मान लीजिए आपको नोटिस देना है किसको, किसी
सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहाँ पे ये रेलवे से बिलोंग नहीं करता तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को दिया जाएगा, एक्सेप्ट रेलवे। अगर रेलवे है तो किसको दिया जाएगा, इट रिलेट टू रेलवे, जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे। सेंट्रल गवर्नमेंट में इतना ही याद रखना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अदर देन रेलवे है तो सेक्रेटरी साहब को दे देंगे, और अगर रेलवे से है आपका तो उस केस में जीएम ऑफ द रेलवे को दे देंगे। दूसरी चीज़ आता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो जम्मू एंड कश्मीर का तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो वैसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट को दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में अभी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर तो हट ही गया है, यूटी बन गई हैं दोनों। अगर स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, और कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी दिया जा सकता है। तो ये एमसीक्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 80। यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि समय सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 60 डेज का नोटिस होता है। कितने डेज का, 60 डेज का नोटिस है। अगर 60 डेज तक गवर्नमेंट ने अपना आपको रिप्लाई नहीं दिया तो आप सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप इमीडिएट रिलीफ भी ले सकते हैं, इसको एग्जेम्प्ट करा सकते हैं इस टाइम को, अगर वहाँ पे कोई इमीडिएट रिलीफ की रिक्वायरमेंट है, जैसा जूही चावला मैडम करना चाह रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको अच्छे से फटकार लगाई, क्योंकि शायद उनको जो वकील साहब मिले थे वो अच्छे से समझा नहीं पाए। 81 एग्जाम्पशन फ्रॉम द अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस, ठीक है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ऐसा करता है तो इन दैट केस उसको एग्जाम्पशन दिया जा सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखिए इसमें, जब सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट है और अगेंस्ट पब्लिक अफसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट जो उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, तो वो कब तक एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। एक समय सीमा जरूर हम आपको बताना चाहूँगा, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर 3 महीने तक वो अनसेटिस्फाइड है तभी आप एग्जीक्यूशन का केस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है अगेंस्ट और बाय द गवर्नमेंट वाले केसेस में, ये समय सीमा बस आप याद रखिएगा। फिर आ जाता है कि व्हेन एलियन में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपके एलियन होते हैं, एलियन 2 तरह के होते हैं, एक तो स्पेस से आते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऋतिक रोशन बन के आया था जादू, वो वाला एलियन नहीं है। एलियन मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के आपके एलियन फ्रेंड हो सकते हैं और एलियन एनिमीज हो सकते हैं। एलियन मतलब बाहर का प्राणी, ठीक है। एलियन फ्रेंड्स को आप कहीं पे भी शूट कर सकते हो, किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है सिविल केस का। लेकिन अगर एलियन एनिमी है और इंडिया में रिजाइड कर रहा है तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आप सीधे आ जाइए, इसको आप छोड़ सकते हैं। सूट अगेंस्ट रूलर, एम्बेसडर, इनवॉय, यहाँ पे 86 में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, एक डॉक्ट्राइन ऑफ, ठीक है, सोवरन इम्यूनिटी, सोवरन इम्यूनिटी, ठीक है, एक डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरन इम्यूनिटी है जो यहाँ पे यूज होती है। ये किस सेक्शन में बताई गई है, ये सेक्शन 86 में बताई जा चुकी है, ठीक है। तो इस डॉक्ट्राइन को याद रखना है। 87 छोड़ा जा सकता है, बिल्कुल। 87A ये भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। 87B को अगर एक बार आप देख लें तो ये एग्जाम्पशन की बात करता है, हालांकि एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका इंपॉर्टेंट रह जाता है इंटरप्लेडर सूट, इसको हम ऑर्डर 35 के साथ में पढ़ेंगे। देखिए ऑर्डर 35, 3 + 5 8, 8 35 88, ऑर्डर 35 है, सेक्शन 88, याद हो गया। देखिए इंटरप्लेडर सूट क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए इस व्यक्ति को कोई एक ऐसा सामान मिला, यहाँ पे एक बॉक्स मिल गया इसको ये, और ये बॉक्स इसका नहीं है, लेकिन इस पर ए भी क्लेम कर रहा है मेरा है और बी भी कर रहा है, और सी को ये मिला है, तो सी कोर्ट में चला जाता है कि जी मुझे ये प्रॉपर्टी तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इनका विलफुल ऑनर कौन है, एक्चुअल ऑनर कौन है, आप उसको ये चीज़ दे दो। तो ये कोर्ट इसको जमा कर लेगा और यहाँ पे से इंटरप्लेडर सूट कहा जाता है। लेकिन यहाँ इसका इंटरेस्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अपना कॉस्ट का, जो भी मुकदमे में खर्चा लगा वो तो लेगा ना अपना, ठीक है। 89 देन स्पेशल प्रोसीडिंग आ जाता है पार्ट 5। देखिए स्पेशल प्रोसीडिंग आपकी कहाँ से कहाँ चलती हैं। 89 आपका ADR की बात कह रहा है, ठीक है।
ADR आपका 129th जो रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की उस पे आया था और जस्टिस मालिमत साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 2002 की अमेंडमेंट्स हुई थी। ADR में क्या होता है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत एंड मीडिएशन। आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, नेगोशिएशन दे देगा। तो पूछा विच वन इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू दी लोक अदालत एंड मीडिएशन, ये याद रखना है। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन और लोक अदालत इतना याद रखिए, इससे यही पूछा जाता है। देन आते हैं स्पेशल केसेस आपका 90। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि CPC में फ्रेंडली सूट कहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, फ्रेंडली सूट, तो सेक्शन 90 में बताया गया है। ठीक है, इसको फ्रेंडली सूट के नाम से जाना जाता है। देखिए, जहाँ पे किसी व्यक्ति को कोर्ट में, फ्रेंडली क्यों है, जब व्यक्ति कोर्ट को अपना फ्रेंड मान लेता है, कोर्ट को क्या मान लेता है, अपना फ्रेंड मान लेता है, और कोर्ट के ओपिनियन के लिए वो कोर्ट में आता है किसी बात को कि मुझे कोर्ट का ओपिनियन चाहिए, तो कोर्ट उसको डिसाइड करता है ओपिनियन को, इसीलिए इसको फ्रेंडली सूट कहा जाता है। अंडरस्टूड। 91 और 92 दोनों आपके पब्लिक न्यूसेंस की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन केस कर सकता है, तो कौन कर सकता है, एडवोकेट जनरल कर सकता है। या देखिए एक चीज़, विद द लीव ऑफ कोर्ट, लेकिन यहाँ पे विद द लीव ऑफ कोर्ट नहीं लिखा, यानी एडवोकेट जनरल को कोर्ट की परमिशन नहीं चाहिए। एडवोकेट जनरल बिना वकालतनामे के केस लड़ सकता है। ये हमने CRPC में भी पढ़ा था। कहाँ पढ़ते हैं, 301 और 302 में पढ़ते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं चाहिए। और विद द लीव ऑफ द कोर्ट क्या, किसको चाहिए, 2 और मोर पर्सन। दिस इज द इम्पोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, 2 या उससे ज़्यादा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति कोर्ट की परमिशन से, चाहे उन्हें स्पेशल डैमेज नहीं हुआ हो, अगर कोई ऐसा काम है जो पब्लिक न्यूसेंस या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जो पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, तो वो केस में उनके खिलाफ मुकदमा ला सकते हैं। ठीक है, पब्लिक चैरिटी के केस में क्या, मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो पब्लिक चैरिटी के लिए किया जा रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे करप्ट लोग बैठ गए हैं, क्या कर दिया, करप्ट लोग उसको हड़पने लगे, पब्लिक चैरिटी की चीज़ों का मिसयूज होने लगा, तो यहाँ भी कौन कर सकता है केस, एडवोकेट जनरल। कौन इन्वॉल्व है, पब्लिक इन्वॉल्व है, इसलिए एक एडवोकेट जनरल या 2 और मोर पर्सन हैविंग एन इंटरेस्ट, जिसका उस ट्रस्ट में जो पब्लिक चैरिटी कर रही है उसमें कोई इंटरेस्ट बनता हो, और यहाँ पे क्या था, चाहे स्पेशल डैमेज ना हो। ठीक है, तो इस तरह से इतना ही यहाँ पे आप पढ़ लेंगे तो एक बेसिक एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत है। 93 एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन, छोड़ सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड याद रख लें तो बहुत है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग 94, किसकी बात कर रहा है, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की बात कर रहा है 94। अब ये क्या कह रहा है कि फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस। ठीक है, इसको हम किसके साथ पढ़ेंगे, ऑर्डर 39 रूल 2A, वहाँ पे जाके पढ़िए। कुछ 3 महीने का कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या दिया गया है, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग एक्चुअली में देखेंगे तो आप 38, 39 और 40 तीनों ऑर्डर्स में इस तरह की बात की गई है। क्या है यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड, कोर्ट में क्या कर सकता है, इशू वारंट ऑफ अरेस्ट। देखा आपने, CPC में भी आपने पढ़ा कि वो इशू वारंट अरेस्ट हो सकता है। द डिफेंडेंट bring him before the court to show cause why he should not give security for his appearance, and if he fails to comply with the order of security to commit him to civil prison। भाई डिफेंडेंट को डायरेक्शन देगा कि सिक्योरिटी दो, और उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको क्या करेगा, कोर्ट अटैच कर लेगा। क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। ठीक है, अगर डिसोबीडियंस करेगा टेम्परेरी इंजंक्शन का, तो क्या करेगा कोर्ट, वहाँ पे उसे गिल्टी मान के किस में भेज देगा, सिविल जेल में। उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है और बेच भी सकता है। रिसीवर अपॉइंट कर देगा कहाँ, ऑर्डर 40, टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39, अरेस्ट बिफोर अटैचमेंट ऑर्डर 38।
तीनों रूल आ गए। सेक्शन 94 तीनों ऑर्डर, ऑर्डर 38 अरेस्ट बिफोर अटैचमेंट, ऑर्डर 39 टेम्परेरी इंजेक्शन इंटेलेक्चुअल ऑर्डर्स, ऑर्डर 40 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सारे के सारे काम यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल ऑर्डर किस में आते हैं, 38 39 में आते हैं, टेम्परेरी इंजेक्शन इंटेलेक्चुअल ऑर्डर्स। समझ गए आप। तो ये तीनों के तीनों ऑर्डर्स को कॉम्बो मिला के सेक्शन 94 बनता है। सेक्शन 95 में सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स बेस्ड, इसको इंडेक्स बेस्ड तो याद करना ही करना है। साथ में मैं इसको कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, एक समय सीमा निर्धारित की गई है। क्या समय सीमा निर्धारित की गई है कि भाई अगर किसी ने ग्राउंडलेस किसी को अरेस्ट करा दिया, प्रॉपर्टी अटैच करा दी, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना लगाया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़। यही आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ये आपको है। लेकिन कोर्ट क्या है, अपनी पिक्यूनरी डिरेक्शन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता। इसको भी साथ में ध्यान देना है आपको, ये अपनी पिक्यूनरी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 6 में पढ़ते हैं। नाउ अभी अपील आ जाता है 96 से लेके 112 तक अपील की बात करते हैं हम। स्पेशली 96 से लेकर 99 तक फर्स्ट अपील की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पहले फर्स्ट अपील की बात करेंगे, फिर 100 से सेकंड अपील चलेगी और हम सेकंड अपील के बारे में भी बात करेंगे। अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री किसके साथ पढ़ना है, ऑर्डर 41 के साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। ऑर्डर 41 को अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो 42, 43, 44, 45 सारे क्लियर हो जाएंगे। लगभग कॉमन सा सब कुछ दिया गया है। अंडरस्टूड। 96 क्या कहता है, सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स एन अपील से लाई फ्रॉम एवरी डिक्री। भाई जब तक कानून मना नहीं करता तो हर एक डिक्री के खिलाफ जनरल रूल कह दिया। जनरल रूल हमने कहाँ पढ़ा था, 372 में। 372 में कुछ याद आ रहा है, कहाँ पे 372, CRPC में। मैंने आपको क्या कहा था, लिंक कर लेना है, किसके साथ लिंक कर लेना है, CRPC के साथ। 372 भी क्या कहता है, जनरल रूल कहता है वहाँ पे, ठीक है। एन अपील मे लाई फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पास्ड एक्स पार्टी, एक्स पार्टी के साथ कर सकते हो। इम्पोर्टेंट 96 के 2 में बताया गया है कि एक्स पार्टी के खिलाफ भी अपील की जा सकती है। अब कहीं नहीं की जा सकती, अपील कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी डन, कैन नॉट बी डन कहाँ बताया गया है कि नो अपील सेल लाई फ्रॉम डिक्री पास्ड बाय कोर्ट विद कंसेंट ऑफ पार्टी। क्या कर सकते हो, अपील नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। 96 का 1 और 2 बताते हैं अपील कर सकते हैं, 96 का 3 और 4 बताते हैं अपील नहीं कर सकते। नो अपील सेल लाई एक्सेप्ट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिक्री इन एनी सूट ऑफ नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। स्मॉल कॉज कोर्ट के जो केसेस होते हैं उनके खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन अमाउंट पूछा जा सकता कितना, डज नॉट एक्सीड 10,000, जिनका सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू कितना हो, 10,000 हो, 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, CRPC में कितना दिया गया है, 376 पढ़ते हैं हम, वहाँ पे 6 मंथ तक की पनिशमेंट और 1,000 रुपीज़ तक का फाइन दिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए 97 के ऊपर, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री व्हेन वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। आपने प्रिलिमिनरी डिक्री के खिलाफ अपील की ही नहीं, उस केस में क्या होगा, जहाँ पे एनी पार्टी एग्रीड बाय प्रिलिमिनरी डिक्री पास्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड डज नॉट अपील। भाई अपील ही नहीं किया आपने। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है कि आपके 3-4 डिस्प्यूट उनमें से 1 या 2 को कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, बाकी को करना है। तो भैया आपने क्या सोचा कि पूरा केस डिसाइड होने के बाद जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो उस केस में क्या होगा, आपको वो डिक्री की अपील नहीं हो सकती, किसकी, प्रिलिमिनरी डिक्री की। नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, क्या कहा है यहाँ पे इसने कि नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, तो मेजोरिटी की बात सुनी जाएगी, वेरी सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, 99 नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ जुरिसडिक्शन। भाई अगर जुरिसडिक्शन की मेरिट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें डिक्री को ना रिवर्स किया जाएगा ना मॉडिफाई किया जाएगा। 99A ये है आपका, कब इंसर्ट किया गया था इसको, 1976 के अमेंडमेंट में इंसर्ट हुआ था। ये भी 3 ही मेजर अमेंडमेंट हैं, 1976 टू 1999 एंड 2002। इनको आप एक बार जरूर पढ़ें जब आपको समय लगे।
नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड। सेक्शन 47 कैन कोर्ट गो बिहाइंड द एग्जीक्यूशन डिक्री। हमने केस की भी बात की थी, वहाँ पे क्या डिसाइड कर सकता है, वहाँ पे इस तरह की हमने बात की थी। तो भैया उस केस में क्या होगा, अगर उसने कोई प्रिजुडाइस वो इफेक्ट नहीं डाला है तो नहीं किया जाएगा। तो ये आपका 96 तक फर्स्ट अपील आता है। अभी 100 से हम स्टार्ट करते हैं सेकंड अपील। फर्स्ट अपील कहाँ होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। सेकंड अपील कहाँ जाएगी, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट। लेकिन अगर हाई कोर्ट में हर एक सेकंड अपील जाने लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है, अपील की जो पेटिशन दी जाती है एप्लीकेशन वहाँ पे, तो आपको बता दूं जो अपील करता है, ठीक है, उसको एप्लीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्लीकेंट। पहले प्लेंटिफ और डिफेंडेंट थे, फिर एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, रेस्पोंडेंट हो गए हैं, एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट हो गए यहाँ पे। तो जब तक कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तब तक हाई कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो नहीं अलाउ करेगा। कौन अलाउ करेगा, हाई कोर्ट करेगा। ये तो हो गया जनरल रूल सेकंड अपील का। लेकिन एन अपील मे लाई अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन अपीलेड डिक्री पास्ड एक्स पार्टी। एक्स पार्टी की भी सेकंड अपील हो सकती है। ये कहाँ दिया गया, 100 के सब सेक्शन 2 में, 96 के 2 में दिया गया था। फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड हो सकती है 100 के 2 में ही है सेकंड, ठीक है, याद रखिए। इन अपील अंडर दिस सेक्शन मेमोरेंडम ऑफ अपील सेल प्रिसाइजली स्टेट द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्योंकि देखिए सेकंड अपील तभी होगी जब आपका कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अपील आप देंगे उसमें उसको क्या करना है, एडवोकेट साहब का काम है कि अच्छे से उसको लिखना है, यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो ये उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करता है, फिर अपील सुनी जाती है, ठीक है, और रेस्पोंडेंट को भी टाइम दिया जाता है कि वो आर्गू करे और अपनी बात कोर्ट के सामने रखे, ठीक है। अब 100A जो है, देखिए ये क्या बात कह रहा है, 100A कह रहा है कि नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। MCQ आपके यहाँ से बनने शुरू होते हैं, स्पेशली अप टू 102 तक, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो लेटर पेटेंट अपील्स होती हैं कुछ हाई कोर्ट्स में, इस पे रूल भी हाई कोर्ट ही बनाता है, ठीक है। अगर वो केस सुन लिया गया है किसी सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा तो फर्दर अपील नहीं की जा सकती, अंडरस्टूड। फिर आता है सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स। ये मना कर रहा है सेक्शन 100 के अलावा किसी और प्रोविजन पे सेकंड अपील नहीं हो सकती। सेक्शन 102 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्या आता है कि कितना रिकवरी ऑफ मनी की अगर कोई डिक्री है तो भाई कितने 25,000 रुपये से ज़्यादा का अगर वहाँ पे है, नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, तो सेकंड अपील नहीं होगी। क्या नहीं होगी, सेकंड अपील नहीं होगी। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ द फैक्ट, ठीक है। अभी हाई कोर्ट की पावर है कि वो एविडेंस रिकॉर्ड करे, अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो वो अपील का डिस्पोजल दे और वहाँ पे डिसाइड करे। फर्स्ट अपील के अगेंस्ट में भी वो डिक्री दे सकता है वहाँ पे, ये उसकी मर्जी है। अब यहाँ तक तो था डिक्री की बात। डिक्री हमने कहाँ पढ़ी थी, 2 के 2 में पढ़ी थी, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपील फ्रॉम दी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को हमने कहाँ पढ़ा, ऑर्डर कहाँ डिफाइन है, 2 के 14 में डिफाइन है, ठीक है। डिक्री 2 के 2 में डिफाइन है, ये उसमें। ऑर्डर्स भी क्या होते हैं, ऑर्डर्स आर आल्सो दी एडजुडिकेशन ऑफ दी कोर्ट, ठीक है, बट विच आर नॉट अ डिक्री। जो डिक्री नहीं होते ऐसे एडजुडिकेशंस को क्या कहा जाता है, ऑर्डर्स कहा जाता है। तो कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल होंगे, तो इसमें कुछ दिया गया है कौन कौन से होंगे। एन अपील shall lie from the following orders and save as otherwise expressly provided in the body। कुछ एक्सप्रेसली बता दिए गए हैं। दूसरे ऑर्डर्स नहीं होंगे। 35A कंपनसेटरी कॉस्ट, 35B नहीं होता अपीलेबल। कॉस्ट कॉजिंग डिले, कोर्ट का समय भी खराब किया, अपील भी करोगे, क्या समझे हो, इतना भी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। अंडर सेक्शन 91, 92 पब्लिक न्यूसेंस वाले, ठीक है। रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट, नेचर भाई वहाँ पे आपने कोर्ट की परमिशन ही नहीं ली। ऑर्डर अंडर सेक्शन 95 आपने ग्राउंडलेस किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर अरेस्ट का दी, कितना फाइन लग सकता है, 50,000 रुपये तक अपील नहीं कर सकते।
एन ऑर्डर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड इम्पोजिंग अ फाइन डायरेक्टिंग द अरेस्ट डिटेंशन सिविल प्रिजन ऑफ एनी पर्सन एक्सेप्ट वेयर सच अरेस्ट डिटेंशन इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे दिए गए इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना है। 105 इसके लिए साथ में आपको क्या पढ़ना है, ऑर्डर नंबर 43। कौन सा पढ़ना है, ऑर्डर 43 पढ़ना है। अदर ऑर्डर्स की बात करता है 105, 106 व्हाट कोर्ट्स टू हियर द अपील्स, ये भी छोड़ दीजिए। जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील, पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। टू डिटरमाइन अ केस फाइनली, यहाँ से MCQ बनता है, प्लीज रिमेंबर। टू रिमांड द केस, फ्रेम इशू एंड रेफर देम टू ट्रायल टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, ये आपको याद रखना है। यहाँ से एक MCQ बहुत बार बना है माय डियर फ्रेंड्स। 108 प्रोसीजर इन अपील फ्रॉम द अपीलेट डिक्री एंड ऑर्डर्स, ये प्रोविजन बता रहा है कि रिलेटिंग टू द अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेल सो फार एज मे बी अप्लाइड टू अपील्स फ्रॉम द अपीलेट डिक्री एंड फ्रॉम द ऑर्डर्स मेड अंडर दिस कोड एनी स्पेशल और लोकल लाइन विच अ डिफरेंट प्रोसीजर इज नॉट प्रोवाइडेड। कोई ऐसा दूसरा कानून है जहाँ पे स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया है तो उसकी अपील भी यहाँ की जा सकती है। अभी आता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात कहाँ पढ़ते हो, सेक्शन 25 पावर टू ट्रांसफर द सूट है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में कब जाती है, सुप्रीम कोर्ट में किसी को भी जाने के लिए हाई कोर्ट से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। क्या लेना होता है, एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है कि इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ। जब तक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और वो भी जनरल इंपॉर्टेंस का, तब तक परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट इन द सेड क्वेश्चन नीड टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये दो कंडीशंस हैं जब आप वहाँ पे अपील कर सकते हो। अपील का क्या मिस हुआ है, लिमिटेशन पीरियड। क्या लिमिटेशन पीरियड, इसको याद रखिएगा 90 डेज। 90 डेज किसके लिए है, अपील टू दी हाई कोर्ट। किसके लिए, जब अपील टू हाई कोर्ट होनी है तो वहाँ पे 90 डेज है और अदर कोर्ट्स के लिए 30 डेज है। दोनों याद रखना है आपको, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेफरेंस रिव्यू रिवीजन। 113, 114, 115 तीन आर आ गए हैं। आप देखेंगे तो डिक्शनरी की तरह दिया गया है, RE, ठीक है, रेफ, REV, ठीक है, एंड REV, देन REVI, देयर इज आल्सो I, देयर इज E, देयर इज S। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डिक्शनरी जो होती है आपकी उसी तरह से आप फ्लो में दिया गया है इसको। रेफरेंस टू हाई कोर्ट 113 में दिया गया, इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। CRPC में भी आप रेफरेंस पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, सेक्शन 395। कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, 395 में आप वहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए जर्नली में इसकी एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका समझिएगा कि जो नॉन अपीलेबल केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट तक तो जाते नहीं हैं, या फिर लोअर कोर्ट्स जहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए और हाई कोर्ट में वो केस वैसे जाएगा नहीं, तो ऐसे केस को लोअर कोर्ट्स रेफर कर देती हैं हाई कोर्ट को फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड दिस विल सब्जेक्ट टू कंडीशनल लिमिटेशन। ठीक है, तो हाई कोर्ट अपना ओपिनियन देता है वहाँ पे और डिसाइड करता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि रेफरेंस इज डन टू सीक द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट इन नॉन अपीलेबल केसेस स्पेशली। ठीक है, ये याद रखिएगा। रिव्यू क्या है, रिव्यू इज ऑलवेज डन बाय द सेम कोर्ट। रिव्यू कौन करता है, सेम कोर्ट करता है। जिसके लिए कोर्ट टर्म यूज होती है जिसको आप नोट कर लीजिए, जुडिशियल री एग्जामिनेशन। क्या होता है, जुडिशियल री एग्जामिनेशन बाय द सेम कोर्ट। ठीक है, जज साहब भी सेम हो सकते हैं और भाई अगर पोस्टिंग आगे नहीं आ गए तो दूसरे भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, द डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज, उस पर भी रिव्यू हो सकता है। रिवीजन, रिवीजन क्या होता है कि जब हाई कोर्ट किसी चीज़ को मंगाता है, देखिए 113 में आप हाई कोर्ट को भेज रहे थे, क्या कर रहे थे, भेजा जा रहा था। अब 115 में क्या हुआ, हाई कोर्ट मंगा रहा है, क्या कर रहा है, मंगा रहा है। मेक कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑफ एनी केस। ठीक है, कैसे केस, जहाँ पे हाई कोर्ट क्या लगता है कि जो लोअर कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, टू हैव एक्सरसाइज जुरिडिक्शन
नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, कानून से बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं, अपना जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने में फेल हो गए हैं, या हैव एक्टेड एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन इलीगली विद मटेरियल इरेगुलरिटी। ठीक है, तो किन कंडीशन में मंगा सकते हैं ये आपने पढ़ लिया, इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत है। 116 से 120 तक के सारों को हम स्किप कर देंगे, पार्ट 9 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट 10 में आपको इतना याद रखना है कि रूल मेकिंग पावर कहाँ दी गई है, तो 121 से लेकर के 131 तक। आईपीसी में पढ़ते हैं तो क्या आता है, 121 से 130 ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, रूल मेकिंग पावर। ठीक है, ऑर्डर्स आर द पार्ट ऑफ सीपीसी एज लाइक एज द सेक्शन, ये बात कही गई है 121 में। 122 was very important, this is the power of certain high court to make the rules। ठीक है, इसके लिए एक कमेटी बनती है, रूल कमेटी, और उसको स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना होता है, इसीलिए आपके रूल्स को अमेंड कर सकता है कौन, हाई कोर्ट अमेंड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आप सीधे सीधे आ जाइए 132 के ऊपर। ठीक है, 132 क्या कहता है, मिसलेनियस पार्ट 132 से 158 तक। देखिए 132 इज रीड विद सेक्शन 56। ठीक है, सेक्शन 56 क्या कहता है कि एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, जो महिलाएं अकॉर्डिंग टू कस्टम और मैनर ऑफ द कंट्री ऑट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, वही जनता के सामने नहीं आती, पर्दा रखती हैं, कोई मुस्लिम महिलाएं हो सकती हैं, कोई ऐसा कस्टम हो सकता है कहीं पे देश के किसी भी कल्चर में, रिलीजन में, कि उन महिलाओं को पब्लिकली बाहर नहीं जाना, तो दे सेल बी, क्या है, सेल वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी है, एग्जेम्प्ट कर दी जाएंगी पर्सनल अपीयरेंस से। लेकिन नथिंग हेयर इन कंटेंट सेल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिविल प्रोसेस इन एनी केस इन विच अरेस्ट ऑफ वुमेन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस कोड। आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या समझना जरूरी यहाँ पे, इसने क्या लाइन कही कि सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस, एग्जीक्यूशन करना सिविल प्रोसेस का, जहाँ पे अरेस्ट ऑफ वुमेन इज नॉट प्रोहिबिटेड। कहाँ है प्रोहिबिटेड, कहाँ है, सेक्शन 56 में है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ रिकवरी ऑफ मनी। डिक्री ऑफ मनी में खाली 56 ऐसा नहीं है कि उसको हर एक सिविल प्रोसेस में एग्जेम्पशन देता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू का भी सवाल बनता है यहाँ से। 133 एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन, अदर पर्सन में टोटल एक लंबी चौड़ी यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है, आपको ये लिस्ट याद रखनी है। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। देखिए जो आपका क्लॉज 1 से लेके 4 तक है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड मिनिस्टर ऑफ यूनियन, आप देखेंगे कि 1 to 4 ये आपका यूनियन लेवल की बात करता है। किसकी बात करता है, यूनियन लेवल की बात करता है। देन आपका जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सीधा सा कोर्ट की बात कर, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को तो आप याद रखना ही आपको। देन आपका जो 9 तक आता है, 6 से लेकर के 6 to 9, यानी कि 6 से लेकर के 9 तक, इतना हिस्सा जो है आपका ये स्टेट लेवल की बात करता है। एक को याद कर लीजिए, यूनियन वाले को बस स्टेट में कन्वर्ट कर दीजिए। और इसके साथ पढ़िए आप 10 को, 5 के साथ 10 को, 5 दूनी 10, 5 to 10, यानी जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो जजेज ऑफ हाई कोर्ट भी जाएंगे, बिकॉज हाई कोर्ट्स की पावर को सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा माना गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और एक को याद रखना 87B, जहाँ पे पुराने राजा महाराजा रजवाड़ाओं के को एग्जाम्पशन दिया गया था। बट इट डजेंट मीन कि वो एग्जाम्पशन दिया तो उनको बुला नहीं सकते, कोर्ट में नहीं बुला सकते, लेकिन उनके कमीशन भी इशू किए जा सकते हैं, उनके एग्जामिनेशन के लिए क्या किए जा सकते हैं, कमीशन इशू किए जा सकते हैं। इस पॉइंट को अलग से ज़रूर देख लें, ये पहले MCQ में पूछा जा चुका है। हालांकि 132 और 133 दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, इनको अच्छे से पढ़ लें। अब आता है 134 अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री।
तो जो 55 से लेके 57, 59 ये सारे के सारे अप्लाई होंगे अगर अदर देन एग्जीक्यूशन में आपको अरेस्ट करना पड़ा, ठीक है। अब एग्जेप्शन फ्रॉम अरेस्ट अंडर दिस सिविल प्रोसेस 135 यहाँ पे क्या है, अगेन एग्जेम्पशन दे रहा है। और अब जो एग्जेम्पशन मिल रही है आपको, ये किसके लिए मिल रही है, ये मिल रही है सिविल प्रोसेस में अरेस्ट होने के लिए। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 135A। 135A जो है आपका, ये क्या कह रहा है कि एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। भाई देखिए सीधी सी बात है, नेताओं की ही दुनिया है, नेताओं के द्वारा बनाए कानून है तो नेताओं के फायदे की बात करेंगे। अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी, कोई नहीं छोड़ा, इनको आप क्या कर सकते हैं, अरेस्ट नहीं कर सकते सिविल प्रोसेस में, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम्पशन जो एक बार आपको पढ़ लेनी चाहिए। फिर आ जाइए 136 में, प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड इज आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट से आउटसाइड है तो क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जब जहाँ पे ये कोड क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या करेगा, वारंट ऑफ अरेस्ट और मेक ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो कोर्ट है वो बनाएगा एंड सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किसको भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजेगा। आपको यहाँ पे क्या है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भेजा किसको जाना है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजा जाना है जिसकी लोकल जुरिडिक्शन में वो बंदा या उसकी प्रॉपर्टी सिचुएट है और बंदा रहता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इतना ही आपका क्वेश्चन बनता है। नाउ लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, आप CRPC का सेक्शन 272 पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 348 पढ़िए और 137 और 138 पढ़िए। 137 कहता है कि हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज लोअर सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स की होगी जब तक स्टेट गवर्नमेंट कोई दूसरी कोर्ट लैंग्वेज डिसाइड ना कर दे। तो 272 CRPC में क्या कहता है, अदर देन हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट जो लोअर कोर्ट्स हैं उनकी लैंग्वेज कौन डिसाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। आर्टिकल 348 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात करता है। 138 इंग्लिश में अपने जो प्रोसीडिंग्स होंगे हाई कोर्ट में उसका एविडेंस इंग्लिश में रिकॉर्ड कर सकता है, ये पावर उसको दी गई है 138 से। 139 ओथ ऑन एफिडेविट बाय हुम टू बी एडमिनिस्टर्ड। भाई अब एफिडेविट किसके सामने हो सकता है, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, नोटरी, एनी ऑफिसर और अदर पर्सन टू हुम हाई कोर्ट में अपॉइंट दिस बिहाफ, और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अदर कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज जनरली स्पेशली में ये आपको ओथ दिला सकते हैं एफिडेविट के ऊपर। नोटरी के पास जाते हो, नोटरी पैसे लेता है, एफिडेविट पे स्टैंप लगा देता है, आप उसके सामने साइन करते हो अपना एफिडेविट। ये प्रोविज़न आपको कहीं पढ़ा नहीं लग रहा क्या CRPC में? CRPC में इसका प्रोविज़न कहाँ दिया गया है? ये काम आपका है, आपको ढूंढना है और लिखना है। मैं इसलिए क्योंकि CRPC क्विक रिवीजन मैंने आपको बताया था, इट्स योर होमवर्क। आफ्टर दिस वीडियो सर्च द CRPC आल्सो। इससे अगर देखिए मैं यहाँ बता दूंगा तो आप फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर आप खुद से ढूंढोगे तो यू विल रिमेंबर फॉर एवर, ठीक है, वो परमानेंट हो जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। 140 कोई ज़रूरत नहीं, 141 को छोड़ सकते हैं भाई। 142 सिंपल है इसलिए याद रख लें कि जितने भी ऑर्डर और नोटिस हैं वो राइटिंग में होने चाहिए। देन 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, ये क्या आता है, इट इज़ अ डीम्ड डिक्री। क्या है ये, डीम्ड डिक्री है, यानी कि ए के बना दिया डिक्री होल्डर और बी हो गया जजमेंट डेटर। बी ने कर दी अपील, अपीलेट कोर्ट ने बी को बना दिया डिक्री होल्डर और ए को बना दिया जजमेंट डेटर। तो जो आपने ए को प्रोविजन दिलाए थे, पोजीशन दिलाया था, सब कुछ दिलाया था, रिवर्स करो, वापस दो, वापस दिलाया जाएगा। ये आपका रेस्टिट्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर फॉर द रिफंड ऑफ द कॉस्ट, पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, डैमेजेस, कंपनसेशन, मैसने प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई है कि द कोर्ट विच पास द डिक्री, ये कहाँ पढ़ा था आपने, सेक्शन 37 ऑफ CPC, ठीक है। सेक्शन 37, जिस सेक्शन के साथ मैं बेर एक्ट नहीं बोल रहा हूँ, इट मीन्स वो आपका CPC का ही है। 144 में इसका एक चार्ट बनाना, आपको टोटल 5 टाइप के ऑर्डर यहाँ पास कर सकते हैं। कितने, 5 ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। इन 5 ऑर्डर्स का आपको क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ वो चार्ट बना के आप क्या करें,
पोस्ट करें, कहाँ पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। किसमें? टेलीग्राम ग्रुप में। ये आपका होमवर्क है। आई वांट टू सी कि कितने लोग सीरियसली फॉलोवर हैं। ठीक है। 145 इन्फोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा पढ़ने की, सीधे सीधे आ जाइए 148 पे। इनलार्जमेंट ऑफ टाइम, कितना समय बढ़ा सकता है। एक तरह से ये इनहेरेंट पावर ही है, ये एक कोर्ट की पावर है कि वो नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल, कितना समय बढ़ा सकता है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। कैविएट, बी अवेयर, मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है तो मुझे नोटिस दे दिया जाए। एक कैविएट के लिए जो आपका एक एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, और इसकी समय सीमा कितनी होती है, 90 डेज होती है। आप बस इतना ही याद रख लें कि कैविएट कहाँ दी गई है। कैविएट देखिए, वर्ड याद रखना आपको कि कैविएट कहाँ है, 148A CPC में है। टाइम कितना है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, 90 डेज़ की। 90 डेज में ऑटो एक्सपायर हो जाएगी और फिर से आपको बेस्ट बिफोर यूज जैसे लिखा रहता है ना, तो 90 डेज याद रखिए। 90 डेज के बाद आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ये 149 अगेन जूही चावला वाला केस, जहाँ पे आपने डेफिशिएंसी दी है, कोर्ट फी पूरा पे नहीं किया है, तो उसे कोर्ट क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ द बिजनेस, ठीक है। 151 इनहेरेंट पावर, जो आप CRPC में पढ़ते हैं, क्या सेक्शन 482 में, 482 क्या कहता है कि ओनली हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज द इनहेरेंट पावर, बट 151 में सभी सिविल कोर्ट्स के पास होती है। ठीक है। अगर 151 में इतना याद रखना है, अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं दिया गया, जब तक कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है, तभी आप वो इनहेरेंट पावर यूज़ करोगे। अगर एक्सप्रेस प्रोविज़न है तो आपको इनहेरेंट पावर यूज़ नहीं करना है। तो इनहेरेंट पावर आपको समझ में आ गई होगी, कोर्ट कहीं भी यूज़ करता है। ये आप एक चीज़ हमेशा इसमें याद रखिए कि सेक्शन 482 की तरह ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास नहीं है, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अब 151 पे कभी कभी एक लैटिन मैक्सिम पूछी जाती है, उसको आप लिख लें, एक्स डिटो जस्टियाई। ठीक है, एक्स डिटो जस्टियाई, इसका मतलब क्या होता है कि एज ऑफ राइट फ्रॉम डेट ऑफ जस्टिस। ये आपकी एक इनहेरेंट पावर से रिलेटेड लैटिन मैक्सिम कई बार पूछी जा चुकी है। 152 कह रहा है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट एंड डिक्री अदर, भाई अर्थमेटिकल, ठीक है, इस तरह से अगर कोई आपका है तो उस डिफेक्ट को सिर्फ आप एरर को दूर कर सकते हो, बाकी आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। एक बार आपने बना दिया तो इसको कहाँ पढ़ते हो, 152 को रीड करना है CRPC के सेक्शन 362 के साथ में। ठीक है। 153 जनरल पावर टू अमेंड है। 153 पावर टू अमेंड द डिक्री और ऑर्डर ऑफ वेयर अपील इज समरीली डिसमिस्ड। ठीक है। सेक्शन ऑर्डर 37, कहाँ पे, ऑर्डर 37। 153B अगेन इंपॉर्टेंट कि जो जजमेंट है कोर्ट डीम टू बी ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि पीछे से छिपके ऐसे ही कुछ भी सुना दिया गया है, ये नहीं चलेगा। 150 और 56 आपके हटा दिए गए हैं। देन आपके लिए 158 रेफरेंस टू कोड ऑफ CPC एंड अदर रिपील्ड इनेक्टमेंट। तो यहाँ पे आपका CPC के जो है पूरे सेक्शन अप टू सेक्शन 158 कवर हो जाते हैं। आई होप आपको सारे सेक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में जितने भी रिमेनिंग ऑर्डर्स हमारे बच गए हैं, हम ऑर्डर 22 से स्टार्ट करेंगे और ऑर्डर 51 तक सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स को कवर करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको हम छोड़ देंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन तक कवर रखते हैं, हालांकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो हमने साथ साथ कवर कर लिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर नहीं करेंगे, जैसे कि ऑर्डर 26। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे मिल सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिया है एंड आई रिक्वेस्ट जो हमारा कमेंट ग्रुप है इसके साथ में कनेक्ट है। आप किसी भी मैसेज के कमेंट में जाइए और अपना होमवर्क वहाँ पे पोस्ट कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। पूरी CPC की सीरीज़ में हमने जितने पुराने स्टेट्स के जुडिशियल पेपर्स हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू अ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। लास्ट एक पार्ट और बचा है इसका, पार्ट 7, वो भी आपको कल तक अपलोड हो जाएगा।
सो प्लीज़ अगर आपने टोटल 7 पार्ट्स में ये हमने टोटल बनाया है CPC, तो ये आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।